नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे इस्तीफा, बड़ा सवाल, शहर शहर बवाल की। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा आज सड़कों पर हैं और सड़कों पर छाया हुआ है पुलिस का धुआं, लाठियां और चीख पुकार। मामला है पेपर लीक का, लेकिन बहस अब केवल धांधली तक सीमित नहीं रही। जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब संसद के गलियारों से होती हुई प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कल जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। सड़क से लेकर संसद तक गूंज एक ही है, जुल्म बंद करो, जवाब दो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे तो उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर हटा दिया। संसद के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही ठप हो गई। उधर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा और दहशत का माहौल है। सुरक्षा के नाम पर 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली जैसे थम सी गई है। वहीं सरकार बातचीत का हाथ बढ़ा रही है तो दूसरी ओर आंदोलनकारी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ कह दिया है, हम किसी के घर या दफ्तर माथा टेकने नहीं जाएंगे। बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बैठक करे। आज प्रदर्शन का 33वां दिन है। 33 दिनों से युवा सड़क पर हैं, लेकिन समाधान के बजाय लाठियां बरस रही हैं। क्या छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने का एकमात्र रास्ता लाठीचार्ज ही है? आखिर पेपर लीक की गुनाहगारों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस क्यों टूट पड़ रही है? जब देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरकार इतनी आक्रामक क्यों है? क्या युवाओं के इस जायज गुस्से पर सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है या विपक्ष के पास इस तंत्र को सुधारने का कोई ठोस रोड मैप भी है? आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे पवन दीक्षित, कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास पांडे, बीजेपी के नेता, मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश यादव, सपा नेता, मनोज प्रजापति, दिल्ली से हमारे संवाददाता। और इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हल निकल रहा है। पवन दीक्षित जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विकास पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता, मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी इस चर्चा में शुरुआत हम विकास पांडे जी के साथ कर लेते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत। विकास जी, मुझे लग रहा है कि ऐसा एक उड़ता तीर था जिसे सरकार ने खुद पर ले लिया, जो धर्मेंद्र प्रधान की ओर जा रहा था। युवा और अन्नदाता बहुत अहम चीज होते हैं, बहुत अहम वर्ग हैं, देश का भविष्य कहलाते हैं युवा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। एक आंदोलन जो इतना बड़ा शायद कभी होता ही नहीं, विपक्ष पर जो आरोप आप लगा रहे हैं राजनीति करने का, रोटियां सेकने का, वो मौका उसे कभी मिलता ही नहीं अगर आपने खुले हाथों न दिया होता। क्या युवाओं की बात सुनना ठीक नहीं है? विकास पांडे जी। गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में विगत 23-24 दिनों से सीजेपी के बैनर तले सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार भूख हड़ताल उनकी जारी थी और उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट की गाइडलाइन आई और उसको सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट करने का काम किया। उसके बाद से आप देखिए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिनके अंदर कूट कर भरी हुई थी, और हमने ये पहले भी इस बात के लिए कई बार इस चीज के हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने और हमारे तमाम से लोगों ने इस बात की आशंका पूर्व में भी गरिमा जी जाहिर की कि इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों का, कहीं घुसपैठियों का आवागमन ना हो जाए, इस बात की चिंता मुझे लगता है अभिजीत के समेत तमाम से जो जिम्मेदार लोग थे इस प्रदर्शन के, उन्हें रखनी चाहिए थी। और हुआ भी वही। जैसे ही कुछ आंदोलनजीवी लोग इस प्रदर्शन में घुसने की कोशिश करते नजर आए और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से इस प्रदर्शन ने एक हिंसक आंदोलन का रूप लिया। जंतर मंतर तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन बढ़ते हुए संसद की तरफ चला, और संसद तक चलने की बात नहीं थी गरिमा जी, मेरी तो समझ से परे है कि जब ये
प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट की परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के था, तब इस प्रदर्शन में आखिर इन नारों का उपयोग क्यों किया गया, ये मेरी समझ से परे था कि मेरा लिंग मेरी आजादी। आप बताइए, सीता के पति का नाम ले लेकर के रीता के पति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। सुनिए, इन वाक्यांशों का उपयोग गरिमा जी, हाँ, इन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या शिक्षा व्यवस्था या नीट से कहां लेना देना। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात को ठीक मान लेती हूँ, एक कुछ सेकंड्स के लिए मान लेती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन मैंने तो पहले ही सवाल ही आपसे ये कहा था कि भाई उड़ता तीर क्यों लिया, क्यों ये मौका दिया कि ऐसे लोग आकर भी इन बच्चों के साथ इनके इस आंदोलन की सत्यानाश करें? क्यों आखिर आपने मौका दिया? क्या जरूरत थी आपको इतना खुली छूट देने की? आपको सुन लेना चाहिए था साफ साफ बात। नहीं लगता कि आपको जवाबदेही है धर्मेंद्र प्रधान की? जो वो कह रहे हैं, ये बच्चे हैं सर, कहीं से नहीं बुलाए गए, कहीं से नहीं बुलाए गए। हाँ, मैं मानती हूं कि इस आंदोलन में वो लोग कूद पड़े हैं जिनका कोई काम नहीं था। मैंने ये भी मान लिया कि राजनीतिक दल भी अपनी राजनीति करने के लिए कूद पड़े, लेकिन क्या राजनीतिक दलों के कूद जाने से उन बच्चों को जो अपना घर बार छोड़कर माता पिता के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे हुए उनके हम आंदोलन को भूल जाएं, उनकी बात को भूल जाएं, उनकी समस्या को भूल जाएं? जिन माता पिता ने, जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जिनका भविष्य बर्बाद हो गया, क्या उनको भूल जाएं? उनकी समस्या ही नहीं रह गई क्योंकि एक शख्स जाता है, वो बयान दे देता है सीता के पति और नीता के पति। अरे आप उस शख्स को अलग रखिए ना, उसका समर्थन किसी को हो सकता है, उसका अलगाव किसी से हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएंगे। देखिए गरिमा जी, हाँ, मैं भी इस बात को एक कदम और आगे ले जाता हूँ। हाँ, जिस तरीके से आप इस बात को कह रही हैं कि नीट के एग्जामिनेशन के बाद सरकार को चाहिए था, सरकार को उस बात को भूल जाना चाहिए था, सरकार उस बात को इग्नोर कर देती, लेकिन कर उन परिस्थितियों में देती कि जब सरकार उस पर गंभीरता से काम नहीं कर रही होती। मैंने नहीं, अरे सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि उस बात को भूल जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों को आप दरकिनार कर दीजिए। आंदोलन के बाद आज आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे हम ठीक मान लें, यहाँ तो ऐसे ऐसा बयान आ रहे हैं, एक ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं खुद अभिजीत का बयान सुन रही थी, उसमें कहा गया कि भाई जंतर मंतर पर एक एक बच्चे का बैग चेक करके एंट्री दी जा रही थी, तो इन बच्चों के बैग में पत्थर कैसे आ गए? कौन थे वो लोग? आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग अहिंसक होने का प्रदर्शन करने का नाटक कर रहे थे, बाद में हिंसा पर उतर आए। उनका कहना है कि हमारे बीच आखिर आया कौन लोग थे जो भेजे गए, जिनके पास पत्थर थे, जिन्होंने हिंसा शुरू कर दी? ये लोग कौन थे? गरिमा जी, हाँ, क्या प्रदर्शन करने वाले इस बात को लेकर के पहले कभी सामने आए कि प्रदर्शन में आने वाले, शामिल होने वाले छात्रों को बैग चेक कर करके अंदर भेजा जा रहा था? कभी इस तरीके की चीजें कही गई। लेकिन जैसे ही ये एक तांडव का रूप लिया, जैसे ही इसने एक अराजकता का माहौल पैदा किया, वैसे ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट आने लगे। और स्टेटमेंट आने का आधार भी तो कोई चीज होनी चाहिए, और वो आधार मुझे लगता है हाईकोर्ट के स्टेटमेंट पे कहीं जमा करवा दी। आते हैं सर, आते हैं। पीछे से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, प्लीज बाकी के सभी मेहमान खुद को म्यूट करें। ठीक है विकास जी, आप जो बोली जल्दी से कंप्लीट करिए, आने मेहमानों के पास। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत सुनियोजित, छोटी सोची समझी साजिश भी हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, आपकी थोड़ी याददाश्त मेमोरी को आप फ्लैशबैक में लेकर के जाइए। 30-31 जनवरी 2021 संसद का सत्र चालू होता है और 29 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर के विदेश के सेलिब्रिटीज हो, विदेश के मीडिया हो, उनके बयान आना चालू हो जाते हैं। 19 जुलाई 2021 मानसून सत्र चालू होता है, उससे पहले 18 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है। 20-21 जुलाई 2023 मानसून सत्र चालू होता है और उससे ठीक पहले मणिपुर हिंसा का वीडियो आ जाता है। जनवरी 2024 सत्र शुरू होता है, उससे पहले बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। तो ये जो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है, और वो भी तब गरिमा जी जब हमारी सरकार ने गंभीरता से इस पर काम करते हुए, ये बहुत पुराना एक्ट था जो पेपर लीक का एक्ट था, उसमें संशोधन करके जो उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया, और इसके अंतर्गत लगातार कार्रवाई जारी रही। 13 लोग इसी नीट एग्जाम में दोषी पाए, जो प्रथम दस्ताया दोषी थे, उनको अरेस्ट करके जेल भेजने का काम किया गया। और फिर 21 जून को नीट का री एग्जाम कंडक्ट कराया गया कुशलता पूर्वक, और उसके बाद उसका जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट भी आउट किया गया।
तो ये मुझे लगता है कि सरकार की अगर कहीं से भी मंशा नहीं होती इन सारी चीजों को लेके, तो सरकार इतनी तत्पर नहीं दिख रही होती चीजों को करने के लिए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे विशुद्ध राजनीति इन्वॉल्व है, और जो मुझे लगता है कि इस देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में। पवन दीक्षित जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका। सर, लाठी का दम ज़्यादा है या युवाओं का गम ज़्यादा है? क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं ये वाकई बड़ी भीषण है। युवा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब क्योंकि उनके समर्थन में कोई खड़ा हो जा रहा है तो फिर वहाँ पर विवाद होता जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है वैसे कि हर एक शख्स ने या हर एक दल या अलग अलग लोगों ने इस पूरे आंदोलन में बहती गंगा में हाथ धोने का काम ज़रूर किया है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उससे युवाओं की बात कमजोर होती है जरा भी। पवन दीक्षित। गरिमा जी आपको नमस्कार, मेरे पैनल साथियों को नमस्कार। बोलिए। गरिमा जी, बहती गंगा में हाथ धोना, रोटी सेकना, ये सब बातें तो हमारे आपके सबके लिए हो सकती हैं। आज आप एक ज्वलंत मुद्दे पर डिबेट कर रही हैं, तो ये भी रोटी सेकना ही कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं विकास पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस थितरई के साथ में वो सारी बातें रख रहे हैं। वो हमारा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा काम कर रहे हैं, और 5 मिनट में भी उन्होंने 100-200 वोट उनकी बीजेपी की गिरा दी होंगी। तो उन्हें जानकारी का अभाव है। दरअसल जंतर मंतर के पास में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में शायद उन्हें प्रॉपर चेक करना चाहिए था। दूसरी बात, जिन बच्चों को वो बता रहे हैं कि वो दंगा करने के लिए आए थे या पत्थरबाजी हो रही थी या कुछ लोग उसमें अराजक तत्व उसमें घुसे थे, तो इनको शायद ये पता नहीं है कि जंतर मंतर पे नहीं, 8 पॉइंट थे, 4 से 8 पॉइंट थे, जहां पर पुलिस ने आधा किलोमीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर पहले लोगों को रोक लिया था। और 5-5, 6-6 हजार से 10-10 हजार लड़के एक एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे। जिस तरीके से पुलिस ने वहां रोका, वहां पर चीजें क्योस का कारण बन गई, पैनिक क्रिएट हो गया। और मैं एक बात जानता हूं गरिमा जी, आप भी पत्रकार हैं और सभी मेरे पैनल साथी भी प्रबुद्ध हैं, जब पुलिस पहले रोकती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। कितनी जगह वाटर कैनन देखो आप हुआ? कहीं नहीं हुआ। सीधे आके आंसू गैस गोले छोड़े और उसके बाद लाठियां। और जिस बेदर्दी से लाठियां लगाई हैं जिन बच्चों पर, और जिनको आज ये लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक हैं, कल तक गरिमा मैं आपको होता अगले महीने कावड़ का है, ये बच्चे, शायद कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो कावड़ लेने जाते होंगे और इन पर फूल मालाएं बरसाते होंगे। आज इन पर लाठियां बरसा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सहजता के हिसाब से सारे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं। एक शब्द इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं बोला, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने अगर सारा कुछ कर दिया मेरे भाई, तो लोग 50,000 लड़के थे अनऑफिशियल, 50,000 लोग, कैसे वो सब लोग अभी भी बैठे हुए हैं? और 1 महीने से ज्यादा इस प्रदर्शन को हो गया, प्रोटेस्ट को करते करते उन बच्चों को हो गया है। 23-24 दिन सोनम वांगचुक जी को हो गए, 25वां दिन है आज, और ये सारी चीज अभी भी चल रही हैं। आप तो फेल है इसका मतलब। और आप जो विश्वगुरु का डंका पीटते हैं, और स्वयं विकास पांडे जी कल ही खोल रहे हैं अपनी कि 21 जनवरी को ये हुआ था, फलानी जनवरी को ये हुआ था, विदेशी रिपोर्ट आई थी, विदेशी सेलिब्रिटी आए थे हमारे। अरे भैया, ये जनाजा थोड़े, ये उतर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। क्यों देश का तुमने नाश कर रखा है? क्यों इस देश की युवा पीढ़ी को तुम बर्बाद करने पर टुके हो? और आपको मैं एक बात बता दूं गरिमा, एक बात और, आप ये समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का ये वो नहीं है। ये देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो आज है या भविष्य में जो बच्चे उसमें आएंगे। और हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं गरिमा उस प्रदर्शन में, जिनके माता पिता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। आज ये उन सबको भी गाली देने पर लगे हुए हैं। बस मैं ये कहूंगा, विकास पांडे जी जैसे प्रवक्ता लगे रहे इस चित्रई में, और हमारे सारे विपक्ष का और सारे छात्रों का ये काम कर देंगे। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है नेता सपा से अवधेश यादव जी हैं। बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी। अवधेश जी, क्या कहेंगे? कल अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया था, आज भी अलग अलग जगहों पर, इटावा तक में अलग अलग जगहों पर, कानपुर, उन्नाव, सभी जगह पर जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर हम लोगों को बोलने का मौका दिया है, अपनी बात रखने का, इसके लिए धन्यवाद। और हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास जो बीजेपी की सरकार कर रही है, इसको हम सभी लोग मिलकर, पूरे देश के लोग, कमजोर नहीं होने देंगे। हाँ। और जिस स्तर पे होगा उस स्तर पर इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। और जिस प्रकार से आपने अभी चर्चा किया, बीच में बातें आ रही थी, मुद्दा इतना ज्वलंत है और ये किसी
ऐसा तो नहीं है कि नीट का पेपर जो आउट हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता के बच्चों का ही पेपर आउट कराया गया है। ये तो पूरे के पूरे देश के, चाहे जिस पार्टी, चाहे जिस धर्म के बच्चे रहे हों, बीजेपी के नेताओं के बच्चों का भी तो पेपर आउट हुआ है। इसमें वो सभी पीड़ित शामिल हैं जो देश की दुर्दशा को देखकर चिंतित हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको देखकर चिंतित हैं। देश को बचाने का सवाल है, देश के छात्रों के भविष्य को बचाने का सवाल है, तो इसके लिए सब लोग हर स्तर पर खड़े रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिस प्रकार से कल डिटेन किया गया था, ये अति निंदनीय है और घोर निंदा करते हैं हम इसकी। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत मनीष जी आपका। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस विवाद को मैं राजनीति कतई कहना नहीं चाह रही थी और मुझे लग रहा था राजनीति होनी भी नहीं चाहिए थी। आज मैं कहीं पढ़ रही थी तो कुछ लोग जो राजनीतिक विश्लेषक ही हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बीजेपी के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। वो युवाओं को चाहते थे कांवड़ के लिए आप चलिए जाइए, आप मंदिर की लड़ाई हो रही हो आप जाइए, आप जुलूस निकालिए, सड़क पर डीजे बजाइए, नाचिए, हम आपको सब जगह जाने देंगे। हम तो युवाओं के लिए सबका प्रबंध कर रहे थे। अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों के बाहर आप बैंड बजाइए, नाचिए, सब कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो युवाओं पर डंडा चल गया। ये तो बीजेपी के लिए आउट ऑफ सिलेबस चीज़ थी एकदम। क्या इस बात को ये ठीक माना जाए कि, और सबसे पहली बात मुझे ये जो लगा ना कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा बनाने दिया। बहुत सारे लोग इसमें कूद रहे हैं। ये ठीक बात है कि आंदोलन कहीं से शुरू हुआ, आज कहीं पर जा रहा है। मैं मानती हूँ इस बात को कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भी युवाओं के साथ हूँ इस देश के, लेकिन मैं उन बयानों के साथ कतई नहीं हूँ जो कई बार उस मंच से दिए गए हैं। मैं युवाओं के साथ हूँ। मैं पेपर लीक हो ये नहीं चाहती, कतई नहीं चाहती। और पेपर में बैठने वाला बच्चा सिर्फ कांग्रेस के बच्चे का थोड़ी होगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बच्चों का थोड़ी होगा। उसमें बीजेपी के लोगों के बच्चे भी बैठेंगे, उसमें कांग्रेस के बच्चे भी बैठेंगे। तो सवाल ये है कि ये तो सबके लिए था और ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश में। युवाओं ने मंदिर की खूब लड़ाई लड़ी है, खूब धर्म के नाम पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन कहते हैं शिक्षा के लिए ये आंदोलन हो रहा है, जो बड़ी बात है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मनीष, नहीं, ये समझने में उनसे गलती हो गई। बेसिकली उन्होंने ये समझा नहीं कि हिंदुत्व की राजनीति का दौर जो है वो 2024 तक आते आते ध्वस्त हो चुका है। अब वो वाला यूथ नहीं है कि आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। वो वाला यूथ नहीं है। ये बात उन्होंने समझा नहीं। उनको समझ में नहीं आया इस बात को कि बेसिकली उनके पास बहुत सारे नैरेटिव थे। उनका एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव था, उसको ट्रम्प साहब ने ध्वस्त कर दिया है। उनका जो मोदी ब्रांड था वो टिक नहीं रहा है। और जो हिंदुत्व का उनकी राजनीति थी, जिसके बल पे वो जिस मंदिर आंदोलन के बल पे सत्ता में आए, वहां देख रही है क्या क्या हो रहा है। चंदा चोरी से, जमीन चोरी से लेकर चढ़ावा चोरी तक। तो अब जो है वो वही यूथ है। जो सही बात है कि वो किसी दौर में हिंदुत्व की राजनीति के अंदर फंस गया था। रोजी रोटी पे सरकार को लग रहा था कि रोजी रोटी की तरफ ध्यान नहीं जाए। अर्थव्यवस्था चाहे जितनी खराब हो जाए, शिक्षा चाहे जितने नीचे चली जाए, लेकिन लोगों को मंदिर का मसला प्रमुख बना रहेगा, शायद मस्जिद का मसला प्रमुख बना रहेगा। तो ये आकलन किया। अभी मान लीजिए शुरुआत में भी आकलन किया। कुछ लोगों ने ये आलोचना की कि इतना जल्दी परमिशन क्यों दे दिया इस अभिजीत दीपके को। शंका की लोगों ने, कुछ लोगों ने, लेकिन वो इसलिए था कि उनका नैरेटिव जो डाउन हो चुका था। अभी के दौर में उन्होंने दूसरी एक रणनीति ली, परमिशन दे दिया। उनको लगा 8-10 दिन चलेगा, उसके बाद ये लोग थक जाएंगे, थका दो इनको, सेफ्टी वाल्व में बदल दो। इनके दिमाग में ये भी चला गया। फिर उसके बाद लगा कि जो है सोनम वांगचुक को हटा दो, सोनम वांगचुक ही के चलते शायद हो रहा है। यह भी एक भ्रम पाल लिया कि सोनम वांगचुक के चलते हो रहा है, सोनम वांगचुक को हटा लेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनको हटाया तो आंदोलन में और ताकत आ गई। और अब वो आंदोलन आप देखिए कि जो आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित था, वो मोदी की तरफ चला गया। अब वो मोदी हटाओ देश बचाओ की तरफ बढ़ गया। ये एक आत्महंता की कार्रवाई बीजेपी ने
अपने लिए कर लिए। अब वो सवाल धर्मेंद्र प्रधान बहुत पीछे चले गए। बाद में अंदाजा हो गया। एग्जैक्टली मैं बस यही कोट करना चाहती थी कि जो लड़ाई युवाओं और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में थी, अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा। कल राहुल गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। जी, इसलिए कि देखिए, यूथ जो है धीरे धीरे, वो पॉलिटिकल लोग तो थे नहीं, वो धीरे धीरे चीजों को पकड़ रहे थे, धीरे धीरे चीजों को समझ रहे। तो जब समझ गए कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं हटाए जा रहे, तो असल में धर्मेंद्र प्रधान की कोई हैसियत है भी नहीं, ये मामला मोदी और अमित शाह का है। और उनको लग गया कि ये सारी व्यवस्था जो है, ये जो अगर कुछ व्यवस्था में बदलाव करना है तो इस सत्ता को ही हटाना होगा, इस मोदी को ही हटाना होगा। तो अब तो लड़ाई वहां बढ़ गई। और दूसरी बात मैं आपसे इसमें ये कहना चाहता हूं, अब उसमें देखिए अब फसान हो गई। अब उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है कि इस मुद्दे को, इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दे। ये आंदोलन और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, बल्कि कह लीजिए कि आप पैन इंडिया इसका विस्तार हो गया। हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में केवल नहीं जमे हैं, पैन इंडिया विस्तार हो गया। मतलब कोई ऐसा शहर नहीं है देश का जहां इस सवाल पर ताकतवर ढंग से आंदोलन नहीं चल रहे। आप इस बात को भी समझिए। और ये आंदोलन अब सरकार हटाओ की तरफ बढ़ गया। दूसरा मैं कह रहा था कि इसमें विपक्ष को तो जाना ही चाहिए भाई। विपक्ष को क्यों नहीं जाना चाहिए? इसमें राजनीति थोड़े है, विपक्ष को क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर कोई देश में कोई इस तरह का बड़ा गुस्सा है किसी खास हिस्से में, तो उसकी राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है। बल्कि मेरा तो मानना है कि विपक्ष की इसमें लेट एंट्री है। ये लेट एंट्री है। विपक्ष का भी एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को भिन्न भिन्न कारणों से इस पर शंका कर रहा था। उसमें कुछ षड्यंत्र थ्योरी देख रहा था। उसे कई बार मैं देख रहा था कि सिविल सोसाइटी और बहुत सारा हिस्सा समाज का उसको जो है एक तरह से मोदी प्लांटेड मूवमेंट के बतौर भी देख रहा था शुरुआती दौर में। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष की ये गलती थी कि विपक्ष को शुरुआती दौर से ही इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत उसमें उड़ेल देनी चाहिए थी। पूरी ताकत, अपनी जितनी भी संगठन की ताकत है, जितना भी अपनी गोलबंदी की ताकत है, उसको एकदम इन्वॉल्व करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इसमें विपक्ष की एंट्री लेट हुई है। ये एंट्री लेट हुई है। हमको लगता है कि ये शायद इस आंदोलन को विपक्ष भी समझने में चूक गया है। इस आंदोलन को केवल पक्ष भी समझने में नहीं चूका है। ठीक है, विपक्ष भी इस आंदोलन को ठीक है। हम लौटेंगे और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ पर लगातार बने हुए आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आलोक जी आपका। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा जो है बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक एक ही गूंज नजर आ रही है, इस्तीफा इस्तीफा। और अब ऐसा लग रहा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहीं ऊपर चर्चा पहुंच चुकी है। बड़ी बात यह कि युवाओं पर लाठी बरसाने से क्या उनकी आवाज दब जाएगी? देखिए, ये एक बड़ी घटना हो गई है और मुझे लगता है कि सरकार की ये नाकामी है, क्योंकि जो भी युवा वहां आंदोलन करने गए हैं, चाहे वो घर से छुप के गए हों, चाहे घर में बता के गए हों, वो उसके पीछे कारण है कि उनका भविष्य, वो कोई कुछ ऐसी मांग नहीं रख रहे हैं जिससे सरकार असहज हो। वो सिर्फ यही मांग तो कर रहे हैं कि आखिर इतनी बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं तय कर रहा है? आखिर उसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? लेकिन भाजपा सरकार हठधर्मिता पे उतारू है और वो जैसे मतलब कोई उसके कान पे जू तक नहीं दे रही है कि आप करते रहिए आंदोलन, मुझे नहीं कुछ करना सुनना है, नहीं कुछ करना है। ये वो स्थिति पे आ गए और जिसका जो देखने को मिला कि कल परसों से जो या उसके पहले कि पूरे देश में एक आग है और जो युवाओं में देखिए ना एक शहीद होने तक का जज्बा आ गया है। तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि सरकार आखिर इस मुद्दे से कैसे निपटेगी। दूसरी चीज, सरकार आप कभी भी देखिए, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे ये मुद्दा रहा हो, चाहे
ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे थे, वो भाजपा कभी भी अपने नेताओं को लेकर के कभी दबाव में नहीं आती है, वो कभी इस्तीफे की बात नहीं करती है, वो हमेशा वेट एंड वॉच करती है कि आखिर इंतजार करती है कि कब तक आंदोलन चलेगा, एक ना एक दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा और शांत हो जाएगा, या मुद्दे को वो भटका देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कल छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी गई, जिस तरह से लड़के लड़कियां थे उसमें उनको बदतमीजी की गई, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी घटना थी। सरकार ने इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया, आखिर क्यों नहीं उन युवाओं के नेतृत्व से बात की, क्यों नहीं उस मामले में कोई हल निकालने का प्रयास किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सरकार चाहती तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतना बड़ा कोई बवाल नहीं होता, लेकिन सरकार ने इन सब चीजों पे ध्यान ना देकर कि वो क्या जताना चाह रही थी कि आप कोई भी आंदोलन करिए, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन बहुत वर्षों बाद हुआ है, तो ये एक बड़ी बात है। और जब युवाओं ने, पूरा देश के युवा वहां पहुंचे हैं, वो कई ऐसे वीडियो आए जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं घर से छुप के आया हूं, तो ये बड़ी बात है कि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन और उसके बाद भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सरकार, आप हमेशा मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आपने कभी इन नीट पेपर के लेकर जो बच्चे शहीद हो गए, जो आत्महत्या कर लिए, क्या उन परिवारों से आपको मन की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनका दोष था इस मामले में, या उनके परिवार को उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया? ये उनका दोष है कि आपने पेपर लीक कर लिया। आपके पास इतनी व्यवस्था है, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत सकते हैं, आप पेपर लीक होने से नहीं रोक सकते। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की, और सरकार की हठधर्मिता भी है कि आप किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप कोई आंदोलन करना है तो उसको आप लाठियां बरसाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले चुनाव में भुगतान करना पड़ सकता है। बीजेपी नेता विकास पांडे जी, और ये तो अब देश कह रहा है, और ये सिर्फ विपक्ष नहीं, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही कि भाई आने वाले चुनाव में जवाब मिलेगा, और अगर जवाब मिला तो फिर वो नुकसानदायक ही मुझे साबित होता दिखाई दे रहा है। विकास पांडे जी, देखिए गरिमा जी, दो तीन चीजें व्यवहारिक रूप से भी समझने की जरूरत है, और जरा इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करिए, कल ही क्यों संभव हुआ। क्योंकि परसों जो आंदोलनकारी छात्र थे, उनमें से कुछ छात्र आकर के जेपी नड्डा जी से मिले, और मुझे लगता है कि इसके बाद जिस तरीके की स्थितियां पैदा होने की संभावना थी, वो एक विशेष तबका, जिसे हम लोग अक्सर हमने कहा है कि घुसपैठियों से सावधान रहने की जरूरत थी, उन लोगों को मुझे लगता है कि वो चीज समझ में आने लगी कि हो सकता है कि इस आंदोलन से बीच का रास्ता निकल आए और जाकर के ये आंदोलन अब समाप्त होने की ओर चला जाए। इसलिए उस आग में घी डाल करके उसे और उत्साहित किया गया, और इसका प्रमाण है इस बात का। देखिए, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था आपसे कि उस मंच से इन वाक्यांशों का क्या संबंध है धर्मेंद्र प्रधान जी से और शिक्षा नीति से, इन वाक्यांशों का क्या संबंध है। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग घुसपैठियों के रूप में जिन्हें हम चिन्हित करके लगातार इंगित करने का काम कर रहे हैं, ये उनके मुझे लगता है बीच की बात। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी से मिलने की जितेंद्र सिंह जी मिले, और जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी से प्रस्ताव रखा, क्या संसद में हम इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप चाहे नीट यूजीसी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आप चर्चा करेंगे, संसद में हम इसको लेकर के तैयार है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी तैयार नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा दिखा रही थी कि वो छात्रों की समस्या के समाधान पर काम नहीं करना चाहते हैं, वो इसमें एक राजनीतिक एंगल तलाश करके अपनी सत्ता तक की रास्ता तक खोजना चाहते हैं। और ये उसका प्रमाण है, तमाम विपक्ष के लोग तमाम बातें करते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ नहीं है। गरिमा जी, मैं विनम्रता से कहता हूं, पिछले 2 ही 3 दिनों के अंदर 2 तस्वीरें इस देश में देखी। एक तस्वीर जंतर मंतर की तस्वीर थी, जहां कुछ हमारे भोले वाले छात्रों को गुमराह करके कुछ लोग उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने पर आमादा थे। इसके उलट एक तस्वीर हमारे देश ने और देखी, और वो तस्वीर थी इस देश की पहली प्राइवेट कंपनी की, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, और उसके कुछ युवा वैज्ञानिकों ने एक विक्रम 1 नाम से एक जो ऑर्बिटर था, उसको प्रक्षेपित करने का काम किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। वो भी ठीक है, आती हूँ पवन जी, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, पवन जी को हंसी लग रही है, हंसी इसलिए लग रही है कि इनके नेता राहुल, अरे आप हमारा काम कर रहे हो भैया, आप हमारा काम कर रहे हो। ठीक है, करके हमारा काम कर रहे हो। ठीक है, उनको जल्दी से बोलने दीजिए। काम कर रहे हो। अरे मुझे तरस आता है भाजपा पर, आप जैसे लोगों को विनाशकाल में विपरीत बुद्धि, आप जैसे लोग हमारे लिए जो आग में घी डालने का काम था ना, वो यही था।
आप सही कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से छात्रों के एजेंट बन करके आ रहे हैं, जो भाजपा की तितरई करवा रहे हैं आप लोग। आप बिल्कुल ऐसे ही लगे रहिए। मैं आपको शाबाशी देने के लिए हंस रहा था, मैं आपको शाबाशी देने के लिए हंस रहा था। मैं हंस रहा था आपको देख करके कि आपके जानने वाले लोग आपको क्या क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। चलिए ठीक है, आपसे ठीक है, निवेदन है कि इस डिबेट के पार्टों को आप जरूर अपने दोस्तों में डालिएगा, फिर उनसे जो अच्छे से शब्द आपको मिलेंगे वो भी जरूर बताइएगा। चलिए कि पवन किस जी। तरह के आपने सारे के अरे सारी पवन चीजों जी को और लेकर विकास किया पांडे है। जी, संसद में जाने से क्यों पवन जी और विकास पांडे जी, प्लीज आप दोनों प्लीज 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 आप लोग एक एक करके बोलिए। हाँ सर प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। ठीक है ठीक है, आप जल्दी कंप्लीट करिए विकास जी, हम सुन चुके हैं लगभग आपकी बात। मैं जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। और ठीक, ये मुझे लगता है क्यों राहुल गांधी डर रहे थे भाई संसद के अंदर? क्या युवाओं के अगर इतने बड़े हितैषी हैं तो मुझे बता दे, राहुल गांधी के पार्टी के लोग क्यों संसद में जाने से डर रहे थे? जब प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, संसद में आकर के बात, क्यों संसद सत्र चल रहा है भाई, क्यों डर रहे थे राहुल गांधी? दूसरी चीज, 2013 में सीपीएमटी का परीक्षा लीक हुआ, पूछे क्या किया इन्होंने? जवाब दूंगा इसका। अरे भाई जनता ने, आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पहले अपने सवालों का जवाब तो दे दीजिए। अभी तो आपको जनता ने खूब सिर मोहर पर बिठाया ना, अभी आपका सवाल पूछने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है विकास जी। हाँ नहीं, वो जवाब नहीं मिल रहा, जवाब में तो लाठी मिल रही है। युवा भी तो सवाल ही पूछ रहे हैं, उनको तो लाठी दे रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अब बता रहा हूं कि वो उस लाठी चार्ज के लिए विवश करने वाले कौन लोग थे? ठीक है, आपका जवाब आ गया। जिम्मेदारी क्या जो सर विवश सरकार कर रही है, जो जवाब नहीं ले रही है, जो इस्तीफा नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान का। ठीक है, लौटते हैं पवन दीक्षित जी। सर अभी जो बातें अभी कही कि भाई संसद में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, सत्र चल रहा है, इससे बेहतर मौका नहीं था। लेकिन संसद तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, आम जनता के पैसे से चलता है सर। डर वहां भी लगता है, चिंता वहां भी होती कि भाई ये नुकसान क्यों। पवन जी। गरिमा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। हाँ, देखिए ये 2-3 महीने से चीजें चल रही थी नीट के बारे में, 2-3 महीने से चल रहा था, जब हमारी बहुत दुखद, हमारे नौनिहाल 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और 2-3 महीने से एक विपक्ष अपनी महती भूमिका को निभाते हुए जगह जगह पर उन चीजों को लेकर के जा रहा था कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको सड़कों पर बोला गया, छात्रों की गूंज नाम से पूरे इंडिया में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो बच्चों को जोड़ रहा है। उसके बाद में संसद का सत्र शुरू होता है। कल का ही आप ले लीजिए, कल जब राहुल जी का वो हुआ था, लोकसभा अध्यक्ष से मिलते हैं सुबह में प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। आप वर्ड समझिए गरिमा, लोकसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। एक लोकसभा अध्यक्ष सर्वे सर्वा होते हैं, उनका ऑर्डर होता है कि सरकार जवाब दे इस बात पे, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला सरकार जवाब देना। आप सड़कों पर छात्रों को मार रहे हैं, आप सड़कों पर लोगों को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, पूरे इंडिया में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके एक मिनट मेरे भाई सुन लो यार, एक मिनट सुन लीजिए, कोई व्यक्ति होता हो तो मुझे बता एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आपको मंत्री जाकर के कह करके आए थे, कोई अरे प्लीज आप लोग एक एक करके बोलेंगे, आप लोग प्लीज एक एक करके बोलेंगे सर, आप सबसे विनती है प्लीज सर। हाँ बोलिए पवन जी, आप बोलिए, बीच में कोई नहीं बोले। नहीं, आप पहले मुंह से अपना सारा उगल दीजिए विकास जी। अरे प्लीज पवन जी, देखिए पवन जी सत्ता तक 56 साल के राहुल गांधी को पहुंचाने का पवन जी और विकास जी, अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे मैं आप दोनों की बात नहीं सुनूंगी। देखिए शोर होता है, मैं आप लोग टीवी पर बैठे हैं सर, प्लीज इस बात टेक्नोलॉजी को तो थोड़ा सा लिहाज करिए, एक एक करके बोलिए। शोर मचाने की थोड़ी आए हैं आप लोग, अपनी बात कहने आए हैं। पवन जी बोलिए। गरिमा एक शब्द नहीं मैं बोला, इसीलिए चलिए बोलिए अब विकास जी विनती आपसे भी। हाँ सुबह में जब लोकसभा अध्यक्ष जी भी जाते हैं, ये एक पैनिक की सिचुएशन इस तरह की कर दी, हर आदमी परेशान है। हजारों बच्चों को आपने एक दिन पहले पीटा है। लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं सुबह के टाइम में कि मैं सरकार से पूछ के बात, जब सरकार बोलेगी उस हिसाब से बात करूंगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचाने का, इस देश के जनमानस तक इस बात को पहुंचाने का कोई तो रास्ता राहुल जी को ढूंढना था। विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का काम क्या होता है, देश में जो सरकार नहीं सही से काम कर रही है उसके लिए आवाज उठाना। अब भाई हमारे विकास जी बोले संसदीय कार्य मंत्री, अरे भैया मैं तो बोल रहा हूं सुबह की बात, संसद कार्य मंत्री आए शाम को, जब कमान से तीर निकल चुका है, आपकी सारी चीजें हो चुकी है, उसका संसद कार्य मंत्री आए, उससे पहले क्यों नहीं आए? चलिए ठीक है, आज क्यों नहीं हुई चर्चा? आज भी बताइए आज क्यों चर्चा नहीं है? अरे लड़कियों की छाती पर पैर रख के आप लोगों ने मारा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर डंडे डाले हैं आप लोगों ने, बदतमीजी की पराकाष्ठा से। मेरे पास वीडियो है मेरे पास, डंडा करते हुए बदतमीज आदमी का, दिल्ली पुलिस के आदमी का। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस पर बैठ के कि हम सारे लोग बैठे के, हम लोग सभ्य नागरिक नहीं है, हमारे परिवार में बच्चे नहीं है, मेरी बेटी भी है टीनेजर, मेरा दिल दुखता है इस चीज के लिए। मेरी बेटी मुझसे पूछती है
मैंने कभी पॉलिटिक्स को अपने घर में नहीं लेकर के आया, लेकिन मेरी बेटी खुद जाने के लिए आंदोलन में जाने को तैयार है। मेरा भांजा जो बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल है वो गया उस प्रोटेस्ट में। तो ये कोई पब्लिकली पॉलिटिकल काम नहीं था। और राहुल जी क्यों ना जाएं? मनीष भाई ने बिल्कुल सही बात बोला। विपक्ष का काम क्या है मेरे भैया? हम क्या सारी चीजों को लेकर के बैठे रहे कि भाई विपक्ष कर रहा है, विपक्ष क्यों कर रहा है पॉलिटिकल? अरे भैया राजनीति कर रहे हैं, एनजीओ नहीं है। और राजनीति देश के लिए होती है। इन लोगों ने राजनीति को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में बांट दिया। ये हमारे देश की राजनीति नहीं थी। अगर ये लोग सन 47 में आ जाते ना देश में, तो ये देश डेमोक्रेसी नहीं होता दुनिया की सबसे बड़ी। बात है, लोग जिस गंदगी से लेकर के चल के आए हैं। ये प्रेमानंद पाखंडी हमने कहलवाया था। हिंदू मुस्लिम शब्द कहाँ से आ गया? जो छात्र है वो छात्र है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपने आज यहाँ चालू कर दी। चलिए ठीक है अभी हो। एक दुनिया में एक नाम रहेगा, अल्लाह का नाम रहेगा। किसने कहलवा दिया था? कि कांग्रेस पार्टी ने कहलवा दिया था, इसीलिए कि हिंदू मुस्लिम का टैग ले सके। अरे भाई हम उन बयानों पर बात ही नहीं। ठीक है, हमने नहीं कहा गरिमा जी, मैंने नहीं कहा। मैं नहीं कह रही हूँ भाई, मैं आपको कह भी नहीं रही हूँ कि आपने कहा है। ठीक है, चलिए प्लीज विकास जी और पवन जी, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर के लिए आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आप थोड़ी देर के लिए आप दोनों चुप रहेंगे। रावण का अहंकार लेकर के बैठे हुए हैं ना। हाँ। आपको इस देश की जनता इतने अच्छे तरीके से दे रही है। चलिए ठीक है, मनीष भाई ने एक बात सही बोली। अरे प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मनीष शर्मा जी, आपने एक बार बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला जब से। अरे विकास पांडे जी और पवन जी, आप दोनों से मेरी विनती है सर, प्लीज प्लीज। गरिमा मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ बीच में। ठीक है, जब बोलते मैं चुप हो जाता हूँ। मनीष भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, ये मनीष भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये अब शिक्षा मंत्री का मुद्दा नहीं रहा है, ये प्रधान से प्रधानमंत्री की ओर चला गया है। तो कल आपने कल राहुल गांधी ने कह दिया, मनीष जी तो आज उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मनीष जी का ही रुख कर लेंगे। मनीष जी, सर दिल्ली से लेकर देश तक अब ये मुद्दा तो बन चुका है और हर कोई ये कह रहा है, खासतौर पर राजनीतिक विश्लेषक, कि अब देश में कुछ बड़ा होगा। और वो मोदी जी करेंगे या कोई और करेगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो बड़ा होगा। और ये स्थिति युवाओं की इस तरीके से स्थिति जो हो रही है, आपको नहीं लगता कि युवा वाकई सरकार हिला चुके हैं? नहीं, जिस तरह की बर्बरता दिल्ली की सड़कों पे हुआ है, हाँ। मतलब हमारे इतिहास में, भारत के कम से कम इतिहास में स्टूडेंट्स के साथ इस लेवल की मैंने चरम बर्बरता हुई। मतलब उसने गुस्से को पैन इंडिया कर दिया है बहुत। उसने उस गुस्से को पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया है, सरकार की तरफ मोड़ दिया। देखिए, हम बार हम लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेश नहीं है, बार हम लोग कहते हैं। हम लोग बार कहते हैं कि ये श्रीलंका नहीं है, हम बार कहते हैं कि ये नहीं, ये बांग्लादेश, ये नेपाल नहीं है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की भी तो एक सीमा है ना। वहां भी अगर आप सारे रास्ते बंद कर देंगे, सारे सेफ्टी वॉल, माने आप जुडिशरी को काम ठीक से नहीं करने देंगे, आप जो है चुनाव आयोग को दखल कर लेंगे, आप सारे स्वायत्त संस्थाओं को कंट्रोल कर लेंगे, संसद को भी आप कह लीजिए कि उसको भी अपने हिसाब से चलाएंगे, तो एक सीमा है। और उसके बाद आप बर्बरता करें छात्रों के ऊपर, तो हम ठीक बात है कि ये बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की भी सीमा है। यहां भी आप देखिए कि खतरा पैदा हो गया है देश में। ये जो आंदोलन जिस तरह से फैल गया है, इसमें खतरा पैदा हो गया है। इसमें दो रास्ते हो सकते हैं, या तो ये आंदोलन बहुत संगठित तरीके से, इसको विपक्ष खास तरह से संगठित करे और ये इस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़े, या इसमें इस लेवल पे चीजें चली गई जिस तरह की ये सरकार रवैया अपना रही है, वो बहुत अराजक स्थितियों की तरफ जाने का खतरा भी बढ़ गया। तो मेरा हमको अब इस बात का डर है, ये सरकार अगर अभी पीछे नहीं हटती है, ये आंदोलन यूथ का है, ये रुकने वाला नहीं। अगर आप इस कल्पना करिए ना कि हिंदुस्तान में अगर यूथ को ये लगे कि हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं, हमारा यहाँ कोई भविष्य ही नहीं, अगर ये बात जिस देश के यूथ में चला जाएगा तो वो पलट देगा इस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए हमको लगता है कि मोदी जी को ये समझना चाहिए, इसको बांग्लादेश मत बनाइए, इसको नेपाल मत बनाइए, इसको श्रीलंका की तरफ मत ले जाइए। ये बात वो समझ नहीं पा रहे। आते विकास जी चीजों को ले जा रहे हैं, ये इसमें खतरा गरिमा जी ये पैदा हो रहा है। और ये जिस लेवल पे अभी भी जिद ठाने हुए हैं 3 महीने से, और अब ये आंदोलन पूरा देश के कोने कोने में पहुंचता जा रहा है। अगर ये देश में जो कोने कोने में हो रहा है, वो सारे लोग दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। आपकी कोई सेना रोक पाएगी, आपकी कोई पुलिस रोक पाएगी उसको, आपकी ये बर्बरता रोक पाएगी? आप देख रहे थे जब ये लोग मार रहे थे, पुलिस वहां मार रही थी, तो लड़के वहां जिसे लग रहा था कि शहादत देने वाले मूड में थे, खड़ा होकर कह रहे थे मारो मारो मारो। ये हालत थी लड़कों की, अड़ गए थे वहां पे। जिस लेवल पे लड़कों ने सामना किया, जिसे लग रहा था कि अब वो शहादत वाली मुद्रा में आ गए।
शहीद हो जाएंगे लेकिन अपनी लड़ाई को नहीं रोकेंगे। तो ये जो बर्बरता है और ये जो जो जिद्दीपना है, ये जो हठधर्मिता है सरकार की, देश की व्यवस्था को संकट में डाल रही है। ये सरकार ही केवल संकट में नहीं डालेगी, देश की व्यवस्था भी संकट में जाने वाली है। और इनको डर है कि ये पूरा देश में जो फैला है ये फिर कहीं दोबारा दिल्ली की तरफ कूच न कर जाए। तब क्या होगा, तब इसके बारे में भी हम सब लोगों को और इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अवधेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं। अवधेश जी, देखिए सभी दल इसमें आ तो चुके हैं। अब जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा कल और आज जब से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और उन्होंने जोरदार हंगामा किया, आज सपा के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर एक्टिव हो गए हैं। इस पूरे मुद्दे को आपको लग रहा है कि एक तरफ देश में तो बड़ा असर होगा ही, लेकिन क्योंकि आने वाले साल में यूपी में भी चुनाव है, आपको लग रहा है कि यूपी के युवा भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे? उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पूरे देश का मामला है जो कि बिल्कुल। और मैं अभी आदरणीय पवन दीक्षित जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से अपने बात को संबद्ध करता हूं कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है उसके विषय में अभी पवन दीक्षित जी ने बताई। और इस बात पर तो मुझे लगता है कि आदरणीय विकास पांडे जी को और पूरे बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पता होना चाहिए कि ये छात्र हैं और उनके घर के बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसका असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आने वाले जितने चुनाव हैं वो सभी चुनाव पर पड़ेगा और सारे चुनाव से बीजेपी नेस्तनाबूत हो जाएगी। और आज की डेट में मुझे ये लग रहा है कि देश का युवा जग गया है और बीजेपी की केंद्र की सरकार को हिला दिया है और मोदी जी सुरक्षित नहीं है। अब मोदी सरकार सुरक्षित नहीं है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि अल्पमत में आ जाएगी भारत सरकार। ठीक है, ये तो बड़ा बयान था। चलिए, और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में। आलोक जी, सुन पा रहे हैं क्या? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दावा अवधेश जी का नहीं, देखिए ये कहीं ना कहीं जो छात्र थे, युवा थे, ये किसी एक पार्टी के नहीं थे, ये सभी पार्टियों के थे और सभी के बच्चे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से हुई है और ये मतलब लापरवाही पे लापरवाही उन्होंने की है। पहले पेपर लीक हुआ, उस पर उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद छात्र जब आंदोलन करने लगे तो आपने उनको लाठियों से मारा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मतलब एक सोच दर्शाती है कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की सरकार है, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ का विकास हुआ? ये सबका साथ कैसे हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि ये जो कल जो लाठीचार्ज हुआ इसकी हर कोई निंदा कर रहा है, हर व्यक्ति निंदा कर रहा है। जिस तरह से दिल्ली की पुलिस ने छात्रों को मारा है, पीटा है, जिस तरह से चोटिल हुए हैं, लड़कियों के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, ये मतलब बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे अब तो आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए उन आंदोलनकारी युवाओं के साथ में और इस मामले को खत्म करना चाहिए। आखिर इतनी हठधर्मिता किस काम की? जब आप इतनी हठधर्मिता करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन बड़ा रूप लेगा और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेंगे हम। विकास पांडे जी, हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि हठधर्मिता का विषय नहीं, विषय तो वहीं पर है। अगर ये बहुत पहले ये मामला आगे नहीं बढ़ता, मतलब आपको पता है मीम्स बनने लगे हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही थी कि कई सारे लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के फोटोज़ पर मीम्स बनाना शुरू कर दिया है। अभी ये भी आया कि भाई मैं भी रिज़ाइन नहीं कर पा रही, कहीं मैं भी धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं। मैंने एक मीम पढ़ा, तो ये स्थिति आने क्यों दी गई? जो विवाद धर्मेंद्र प्रधान तक था। और क्या, एक बात बताइए, क्या ऐसा हुआ नहीं कि इससे पूर्व में जब अलग अलग विभागों में या मंत्रालयों में कहीं गड़बड़ी हुई, कोई रेल हादसा हुआ, तो क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? क्या ऐसा देश में हुआ नहीं था? और क्या होना नहीं चाहिए था? आप बस इतना बताइए। हाँ गरिमा जी, केवल इस्तीफे तक अगर विषय सीमित रख करके चीजें सुधर जाएं तो मुझे लगता है कि इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या पहली जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि जो विषय निकल करके आया है, जो कमी निकल करके आई है, सबसे पहले उस पर सुधार पर चर्चा होनी चाहिए। उसको सुधार की आवश्यकता है, उस पर सुधार करना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें सुधार की आवश्यकता है। या केवल व्यक्ति परिवर्तन से ही अगर सारी चीजें सुधर जाती तो मुझे लगता है कि बार बार हमारे साथी कई बार उदाहरण देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद रेल हादसे तो बंद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ये लेकिन व्यवहारिक चीजों पर भी बात करने की आवश्यकता है। इस्तीफा समाधान
नहीं हो सकता। समाधान है कि जो समस्या आई है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो और दोबारा इस तरीके की समस्या छात्रों के सामने ना आए। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, आलोक जी ने कहा कि नीट परीक्षा के बाद कार्यवाही, नीट परीक्षा लीक के बाद कार्यवाही की होती। बिल्कुल आलोक जी, आपकी भी जानकारी में होगा क्योंकि आप वरिष्ठ जन है, आपको भी पता होगा कि 13 लोग अरेस्ट किए गए। इसमें डीजी, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया तत्काल प्रभाव से। तो ये मुझे लगता है कार्यवाही जो सुनिश्चित की जा सकती थी, जो प्रथम दृष्टया जरूरी थी, वो सरकार ने तत्काल अमल में भी लाई गई। और जहां तक रही दोनों प्रवक्ताओं की बात, देखिए एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी इस डिबेट को देखेगा वो इस बात से 100% अग्री कर जाएगा कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, छात्रों के हित सेकेंडरी है, सत्ता तक का रास्ता उनके लिए प्राइमरी है। तो वो इनके दोनों लोगों के स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है। जो भी ये डिबेट देखेगा वो खुद ही समझ जाएगा कि इन दोनों लोगों की इच्छा है कि इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी सत्ता तक की जरूरत को कैसे पूरा कर सके। इनका आंदोलनों से और छात्र से इनका कहीं कोई दूर दूर तक छात्रों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, ये व्यवहारिक बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से गंभीरता से इस पर लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि उसने प्रयास करते हो, क्योंकि 21 जून को हमने परीक्षा संपन्न कराई और जल्द से जल्द हमने उसका रिजल्ट भी आउट करके दिया। वो इसीलिए कि जो छात्रों को परेशानी हुई, जो समस्या हुई, उसका समाधान हम जल्दी से जल्दी छात्रों तक पहुंचा सके। ठीक है, लेकिन समाधान जैसा कुछ नजर तो आ नहीं रहा था ना। छात्रों को वो आश्वासन ठीक लगा, ये बड़ी बात थी। भाई छात्रों से लड़ाई थी, छात्रों के बीच की बात थी, छात्रों तक समझना चाहिए था। पवन दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं। पवन जी। गरिमा, मुझे कांटे लग रहे हैं और मैं बोलता हूं गरिमा जी मुझे कांटे लग रहे हैं। गरिमा जी ने बोल दिया देखो हमने कांटे साफ कर दिए, मुझे फिर भी कांटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब गरिमा जी सही है या मैं गलत हूं। दूसरी बात, हितरई प्रसाद हमारे विकास पांडे जी के फिर दोबारा सुनिए कि नीट की हमने ये कर दिया वो कर दिया। इन बेशर्मों में एक भी व्यक्ति भाजपा का ऐसा नहीं है जो उन 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनके घर पे कोई बंदा गया हो आज तक एक शब्द भी किसी व्यक्ति ने बोला हो कि हाँ ये एक बहुत दुखद घटना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक एक दिन में 2-2 बार एक एक आदमी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं विदेशों में जाकर, विदेशों में उनको एक ट्वीट तक नहीं आया है। और आज बच्चे कहां जाएं? आज भी देखिए इनकी थितरई ये है भाजपा वालों की, ये मेंटली आज भी तैयार है कि हमें नहीं झुकना है। आज की डेट में करंट में 16 मेट्रो स्टेशन जनपद के जंतर मंतर के आसपास के सारे बंद किए हुए हैं। इसका मतलब इन्हें पता है कि पब्लिक आएगी और हमें मानना नहीं है। और आज एक दुखद बात और हुई है गर्मा, सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच पार्टी के प्रेरणा स्रोत हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के पास में हमारी पीआईएल लोगों के द्वारा गई। हमारी मतलब लोगों ने डाली कि कल प्रोटेस्ट जो दिल्ली में परसों हुआ था उसमें लोगों के साथ में पिटाई हुई, आप देखे संज्ञान में लीजिए। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर वो उसने हमारे सीजीआई साहब ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी वो पीआईएल कि हमारे पास टाइम नहीं है फालतू बातों के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है सब वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। अब मुझे बताइए, देश की न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही है, कार्यपालिका कुछ नहीं कर रही है, बच्चे कहां जाए? विपक्ष भी कुछ ना करे, संसद कुछ नहीं कर रही है। और बहुत सारे मीडिया के, देखिए मैं आपको नहीं कहूंगा, मुझे मैं साधुवाद दूंगा आपको इस ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया। मीडिया के समूह भी बहुत सारे हैं जिन्हें मुझे दुख होता है। और उनके जो बीट रिपोर्टर्स हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीट रिपोर्टर वो बेचारे किसी पार्टी के नहीं होते, वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं अपनी नौकरी को। और चैनल के अंदर स्टूडियो में बैठे लोग ही वैसे उनके साथ बदतमीजी हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी जंतर मंतर में बैठने वाले हैं वो देख भी अगर रहे हो तो उनके साथ कृपया करके बदतमीजी ना करें। इन बदतमीजी जिनके साथ करें तो बदतमीजी वाले लोगों के साथ करें और उनके साथ भी ना करें भाई। देखिए कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर देश तक जो हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है वो रुके, छात्रों की बात को सुना जाए, उन्हें राहत पहुंचाई जाए और इस तरीके के मामलों पर रोक लगे। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे युवा अपना काम धंधा छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर जंतर मंतर पर जाकर बैठे। कोई माता पिता नहीं चाहते। ये जो बच्चे यहाँ पर हैं जिन पर आपने लाठियां बरसाई है, किसी के माता पिता को ये बात पसंद नहीं आएगी। आप सोचिए जिन बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही, जिन लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इनके माता पिता इन तस्वीरों को देखेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। मैं कई मामलों पर पिछले कई दिनों से लगातार देख रही हूं कि कितने बच्चों का जीवन खराब हो गया सिर्फ इस एक नीट परीक्षा के लीक हो जाने से या फिर मिसमैनेजमेंट के चलते। और आज ये स्थिति जब वो अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंच रहे हैं तो स्थितियां गंभीर हैं और उतनी गंभीरता से इनको सरकार को हैंडल भी करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्वीट करके, कुछ कोट्स लिखकर नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का भी ट्वीट जो सामने आया, मतलब ऐसे मौके पर मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता। कल बीजेपी की ओर से भी जो ट्वीट सामने आया वो सब
नहीं मायने रखेगा अगर आप छात्रों की बात को सही तरीके से नहीं सुनेंगे। और कुल मिलाकर विपक्ष से भी ये उम्मीद है कि आप आवाज़ उठाइए, आंदोलन करिए, लेकिन सदन चलने देंगे, अगर चलाएंगे, चर्चा करेंगे तो शायद रास्ते और आसानी से या जल्दी निकल आए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस्तीफा बड़ा सवाल, शहर शहर बवाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान कर देने वाली हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुआ आंदोलन अब विपक्षों के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। कुल मिलाकर क्या कुछ होगा देखने काफी अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।